हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्रैश कोर्स का पहली क्लास करने वाले हैं, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद। मतलब हम आपको बता दे रहे हैं कि हम जो पढ़ाने वाले क्रैश कोर्स में बस ओनली वन VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज से आगाज हो गया है। क्या हो गया है? आज से आगाज हो गया है 2026 के लिए। किसके लिए? 2026 के लिए। जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए, तो आज से हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग। देखिए, सफलता एक बार में नहीं मिलती है। सफलता एक बार में नहीं मिलती है। मतलब बार बार आप कीजिएगा, बार बार कोशिश कीजिएगा, तब जाकर के सफलता मिलती है। इसलिए हम आपको बताते हैं, एक ही बार को बार बार कीजिए। कितना बार कीजिए? जब तक आपको याद न हो जाए तब तक एक ही चीज को हम बार बार कीजिए। आप उसमें माहिर हो जाइएगा और आपका सफलता जो है तय है, एकदम तय है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं, सफलता एक बार में नहीं मिलती है, एक ही चीज को बार बार करने में सफलता मिलती है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये फर्स्ट क्वेश्चन इतिहास का, जो कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार और आने की संभावना है। वही क्वेश्चन है जो कि आने की संभावना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। चलिए देखिए, राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है, सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्र के मतलब क्या होता है? यानी राष्ट्र जो है अपना देश के प्रति क्या होना चाहिए? लगाव, प्रेम भाव, बलिदान देना, ये सब राष्ट्रवाद कहलाता है। आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए क्या चीज? राष्ट्रवाद। क्या होना चाहिए? राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद के बारे में समझते हैं क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है तो देखेंगे कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना के विकास को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर कोई इंसान है उसके अंदर राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति प्रेम हो जाए, भाव हो जाए, सब उसके अंदर शरीर में विकास हो जाए कि नहीं, मैं अपने देश के लिए बलिदान दे सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, तो उसी को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। हर इंसान के अंदर राष्ट्रवाद होना चाहिए अपने देश के प्रति। आप जिस देश में रहते हैं ना, उस देश के लिए आपका लगाव और प्रेम रहना चाहिए, उस देश के प्रति। इस चीज को याद रहे। तो चलिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो आपको याद हो गया होगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम के भाव को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। याद रखिए, वही बात लिखा हुआ है, अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना के विकास को राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, भाषाई, नस्ल, आवासीय तथा धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज राष्ट्र का निर्माण जब होता है, निर्माण करते हैं, तो याद रखिएगा, भाषा समझ रहे हैं उसी को भाषाई कहा जा सकता है। नस्ल समझ रहे हैं, हर चीज का नस्ल होता है, हर जाति का नस्ल होता है। इंसान में भी नस्ल होता है ना, ऐसा होता है क्या? तो दुइये को लड़की न था लड़का, हर चीज में नस्ल, मतलब नस्ल और आवासीय तथा धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी कौन था? तो देखिए कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे, एक एक करके जानेंगे क्वेश्चन, और आपको हम बता दे रहे हैं ना, आपको याद हो जाएगी, बस इस वीडियो में बने रहे। चलिए सभी आदमी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या है। राष्ट्रवाद मतलब मेजनी कौन था? क्या है? मेजनी कौन था? तो आपको पता है, सभी आदमी को पता है ना। चलिए, तो मेजनी कौन था तो देखेंगे क्या है से। सबसे पहले देखते हैं कि मेजनी, देखिए मेजनी इटली के साहित्यकार। मेजनी जो है इटली के क्या थी? साहित्यकार थी। क्या थी? साहित्यकार और गणतांत्रिक विचार का समर्थन के साथ एक योग्य सेनापति था। देखेंगे कि मेजनी जो था, मतलब याद रखेंगे कि साहित्यकार
था, याद रखेंगे, साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन करता था, याद रखेंगे। वह उसके साथ साथ क्या था, एक योग्य सेनापति था, याद रखेंगे। यह क्या था, सेनापति था, इस चीज को याद रखेंगे। देखिए ये जो है 1831, ये इंपॉर्टेंट है, 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया था। किसका किया था, यंग इटली का, याद रखेंगे। 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया था, 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया था, याद रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए बाबू, ऑब्जेक्टिव के लिए, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये याद रखेंगे कि 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया था और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का क्या किया था, स्थापना किया है, यानी नामक संस्था का गठन किया था। स्थापना कहिए या गठन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इटली के एकीकरण का प्रयास किया था, मतलब ये दो जो है उन्होंने गठन को क्या किया था, स्थापना किया था। उसके बाद जो है मेजनी क्या किया था कि ये एकीकरण करने का प्रयास किया था। क्या करने का प्रयास किया था, एकीकरण करने का प्रयास किया था। तो आपको पता है कि आपको याद हो गया होगा लगभग। क्या है कि ध्यान से सुनेंगे, मेजनी इटली के साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार के समर्थन करने का एक योग्य मतलब समर्थन करने का एक क्या है, योग्य सेनापति था। वह जो है क्या किया था, जो 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन करके क्या करना चाहता था, इटली का एकीकरण करना चाहता था। इटली का एकीकरण करने में तीनों के महत्वपूर्ण योगदान है। किसका किसका तो पता होना चाहिए। एगो किसका, मेजनी का, एक ठो काबूर का, एक ठो गैरीबाल्टी का। ये तीनों का जीवनी आपको याद कर लेना। ये तीनों का जीवनी में एक क्वेश्चन आएगा, चाहे ये क्या क्या कार्य किए हैं, इसका यहाँ से क्वेश्चन आना तय है बाबू। तो ये चीज याद रख लीजिएगा। हम तीनों के बारे में बताएंगे, तो इसके बारे में समझ गया, मेजनी कौन था, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, सबको कल याद रहेगा, ऑफलाइन वाले को भी। चलिए या इस पर ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछा जाएगा, बीच में भी हम आपसे पूछेंगे। याद रखिए 1831 ईस्वी में क्या है, यंग इटली का, ठीक, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का। ये दोनों नामक संस्था बना करके किसको पर अटैक करना था, तो इटली पर, तब जाकर किसको एकीकरण कर सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है। देखिए कहने का मतलब अगर पूछ दिया जाए तो मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक युग क्या है इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो देखिए मेटरनिक युग क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। देखिए ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत करके मेटरनिक युग का शुरुआत की, जिसे मेटरनिक युग कहा जाता है। देखिए मेटरनिक चचा जो है ना, ये मेटरनिक चचा कम खचरा नहीं थे। मतलब इससे पहले क्या किए कि देखिए कि मेटरनिक चचा जो है केकर युग के खत्म कर दिया, तो पता है तो किसका खत्म कर दिया, नेपोलियन जो था वहां के राजा था, उसको क्या किया, उसको ये अंत कर दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। मारने के बाद वो अपना युग चालू कर दिया। अब उस राजा को मार करके खुद राजा बन गया, गद्दी पर बैठ गया और मेरा युग चालू हो गया। इसी को कौन सा कहेंगे, मेटरनिक युग। कौन युग कहेंगे, मेटरनिक युग। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत कर दिया। कहाँ, तो यूरोप में। पूछा जाएगा कि मेटरनिक युग कहाँ हुआ था, कहाँ इसको नेपोलियन के युग खत्म किया था, तो यूरोप में। अब यूरोप में तो खत्म किया, मगर कौन सा सम्मेलन के द्वारा, याद रखिए वियना सम्मेलन। याद आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। यही बात याद रखिएगा कि वियना सम्मेलन के समय ही किसका अंत हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट के। याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का अंत कब हुआ था, 1815 ईस्वी। याद रखिएगा, इसको अंत कौन किया था, तो मेटरनिक चचा। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखेंगे। तब वहां जब इसका अंत करके वो अपना शुरुआत कर लिया, उसी को क्या कहेंगे, मेटरनिक युग। याद रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय है। कौन सा क्वेश्चन है, देखिए ये दीर्घ उत्तरीय है, 5 मार्क्स का है। देखिए 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इसमें आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। ये तीनों का योगदान आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि मेजनी लिख करके, मेजनी का भी इससे पहले बताया ना मेजनी कौन था, बस उतना लिख देना है। उसके बाद काबूर के बारे में बता रहे हैं, काबूर क्या है, काबूर के बारे में लिख करके इतना, और उसके बाद गैरिबाल्डी के बारे में लिख करके इतना, तीनों के नाम लिख करके वह लिख दीजिएगा तो क्या नंबर देगा, 5 नंबर। अगर आपसे 1 नंबरिया 2 नंबरिया में पूछेगा कि मेजनी कौन था, काबूर कौन था, गैरिबाल्डी कौन था, चाहे बोल सकता है कि ये गैरिबाल्डी तो याद कर लेना। आपसे पूछा जाए गैरिबाल्डी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, हो सकता है कि मेजनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, हो सकता है कह देगा कि काबूर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये सब पर एक टिप्पणी कह दे, परिभाषित करने के लिए कह दे, या आपको इसको योगदानों को बताने के लिए भी कह सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावे, हो सकता है पूछ दे कि मेजनी के योगदानों को बतावे। तब क्या आप तो दिमाग में सोचिए मेजनी क्या था, क्वेश्चन अलग हो गया, मेजनी के गैरिबाल्डी, मेजनी का योगदानों को बतावे अलग हो गया, मेजनी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे अलग हुआ ना बाबू, सब एक ही क्वेश्चन हुआ। खाली तुमको दिमाग से क्या कर देता है, नचा देता है, घुमा देता है कि लड़का के पास दिमाग कितना है। तो लड़का के पास तो दिमाग नहीं है, और लड़का के पास सही में दिमाग नहीं। अगर यही क्वेश्चन को अगर 5 बार घुमा दिया जाए ना तो कहा कि जा हमारा तो मास्टरवा पढ़ेबे न कल के ही क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिल के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेटरनिक क्या है पूछ दे, चाहे मेटरनिक के योगदानों को बतावे, चाहे पूछ दे कौन चीज मेटरनिक के कौन चीज करने के लिए इसके योगदानों पर, चाहे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, सब एक ही होता है, एक ही आंसर घुमा फिरा करके। तो यही बात है, तो इस चीज को आज से भोर नहीं पढ़ना है, इस चीज को याद रखना है। तो देखिए बताया गया है कि देखिए ध्यान से कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावे। योगदान के जगह पर संक्षिप्त टिप्पणी भी बोल सकता है, इसके बारे में भी बोल सकता है, याद रखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 और 8 नंबर अभी हम आपको बताएंगे किसके बारे में, तो गैरिबाल्डी के बारे में। हमने मेजनी के बारे में ऊपर बता दिया था, क्या नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, उसका आंसर लिख दीजिएगा। और काबूर का भी हम बता रहे हैं, यह नीचे आंसर है। उसके बाद गैरिबाल्डी का 8 नंबर में आपको दे देंगे, तीनों लिख दीजिएगा तो आपका 5 नंबर तय है। ये 3 उतरिया में पूछ सकता है, चीज को याद रखेंगे। और 2 नंबरिया में पूछेगा तो एगो के नाम पूछेगा, मेजनी के बारे में, काबूर के बारे में रहता, गैरिबाल्डी के बारे में, किसी के बारे में वो योगदान पूछ देगा। ये इंपॉर्टेंट है, तय है, इस चीज को याद रखिएगा। बुआ इधर थोड़ा सा ध्यान दे दो, ठीक ना। चलिए तो देखिए काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। देखिए काबूर जो है एक सफल कूटनीतिज्ञ राष्ट्रवादी व्यक्ति था, याद रखेंगे। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था। ये बेचारा जो है कौन, ये काबूर जो है क्या है कि मतलब किसको ये करना चाहता था कि एकीकरण, तो इटली को एकीकरण करना चाहता था, मगर जब एकीकरण करने जाता था तो उसको बीच में बाधा कर देता था। बाधा कौन करता था तो याद रखिएगा, तो ऑस्ट्रेलिया। वो चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया के निकाल के फेंक दे, तब जाकर के ये क्या होगा, एकीकरण होगा, ना तो नहीं हो सकता। यही बात हुआ करता था। तो ये ऑस्ट्रेलिया सबसे बहुत बड़ा जो है बाधा माना जाता है, और इसलिए वह ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होकर प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली का एकीकरण संभव कर लिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी का नेतृत्व है। देखिए सबसे पहले क्या किया, इसे ध्यान से समझिए, एक बार खाली ध्यान से समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। काबूर के बारे में, गैरिबाल्डी के बारे में तो याद होगा, काबूर के बारे में अभी याद करा देते हैं, और मेजनी के बारे में तो याद है। तो देखिए काबूर क्या है, ये काबूर व्यक्ति था, ये बहुत ही सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। सफल ये क्या किया कि जब ये इकट्ठी करने गया, जब इटली में एकीकरण करने गया तो देखा कि बहुत लोग हैं, हमसे अकेला नहीं है, चाहे मेरा बहुत आदमी आ जाए तो नहीं हो संभव था। तो दिमाग देखिए, कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब कूटनीतिज्ञ दिमाग लगाना, मतलब बहुत ज्यादा ओवर दिमाग लगाना, तब जाकर के जीत हासिल होता है। तो क्या किया कि वहां पर पहले सोचने के बाद फ्रांस के देखा कि एक युद्ध हो रहा है। फ्रांस के किसके साथ युद्ध हो रहा था पता है ना, फ्रांस के साथ जो है मतलब
क्रीमिया के युद्ध हो रहा था। किसका युद्ध हो रहा था? क्रीमिया के युद्ध हो रहा था। कब? तो 1853 से 54 के बीच में। तो ये जो है काबूल कहा कि हम क्या करते कि उसका दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते, जाकर के उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और दोस्ती कर लिया। दोस्ती करके उसका साथ करके क्रीमिया के युद्ध जिता दिया। जब जिता दिया तो कहेंगे दोस्त तोरा तो हम की कर लियो, तोरा साथ दिली तो तोरा हम जिता दिली, तो कहा हमरो साथ दे तब ना हम जीतब। तब अब फ्रांस से दोस्ती करेंगे तो दोस्त नहीं साथ देगा ऑटोमेटिक दोस्त साथ देगा। तो वही दोस्ती के नाते किया और किसको संभव कर लिया? इटली के एकीकरण करना संभव कर लिया। तो फ्रांस इसका साथ दिया ना, फ्रांस साथ दिया तभी नहीं हुआ, अतः होता। अब फ्रांस साथ दिया तो पहले किसको बाहर किया? ऑस्ट्रेलिया को, उसको अलग किया। अलग करने के बाद जो है क्या हुआ? तब जाकर के इकंजी हो गया, मतलब यह जो एकीकरण हो सकता है। तो तीनों का योगदान था एकीकरण करने में, काबूल को, मेजनी को और गैरिबाल्डी को, तीनों का योगदान था। फिर से एक बार समझ लीजिए, याद हो जाएगा। अब सीधा से समझ लीजिए, काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ थी। कौन था? एक सफल कूटनीतिज्ञ था। याद रखेंगे, ऐसे हम जैसे बोल रहे हैं उसी याद रखिए। तो काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ था। वह याद रखेंगे इटली को एकीकरण करना चाहता था। उसके बीच में बाधा कौन था? ऑस्ट्रेलिया बाधा था। इसको बाहर निकालने के लिए फ्रांस से दोस्ती कर लिया। किससे दोस्ती कर लिया? फ्रांस से दोस्ती कर लिया। 1853 से 54 के बीच एक क्रीमिया का युद्ध हो रहा था, उसमें फ्रांस का साथ दिया। फ्रांस का साथ देने के बाद उसको जीत हासिल कराया। उसके बाद कहा दोस्त हमरो युद्ध होने वाला है, चलो ना जाओ रे। तो इसके साथ क्या किया? किसके साथ गया? उसके साथ गया और ये जो है किसको? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इटली का क्या कर दिया? एकीकरण कर लिया। अब कौन तीनों मिलके किया था पता है ना? किसके नेतृत्व में हुआ था? गैरिबाल्डी, मेजनी और काबूल। तो ये तीनों के योगदान से हुआ। तो बुआ याद हो गया ना? याद हो जाएगा। बस खाली ध्यान दीजिए और इस पर ध्यान दीजिए, फोकस मतलब मेरी बातों पर फोकस कीजिए ना, आपको याद हो जाएगा। आपको हम क्या बताएं कि याद करने का कोई मूल मंत्र नहीं है, बस आप खाली बात को सुनिए और समझने का विकसित दिमाग में रखिए, आपको अपने याद हो जाएगा। तो याद तो हो गया, समझ में आ गया होगा। आप देखिए क्या हुआ, सिंपल सी बात है। अबे इसमें बड़ी बात है, हम ऐसे बोल देंगे, सोचे बोल देंगे, खड़ा हो जाएंगे, बोल देंगे काबूल के बारे में टिप्पणी लिखिए संक्षेप, तो सोचे बोल देंगे कथी कि काबूल एक क्या है? कूटनीतिज्ञ जो है, मेन जो है कूटनीतिज्ञ एक सफल व्यक्ति था, चाहे कूटनीतिज्ञ सफल था, ठीक ना, राष्ट्रवाद के प्रति चाहे सफल कूटनीतिज्ञ भी बोल सकते हैं। उसके बाद यह जो है किसको अति करना चाहता था? इटली को एकीकरण करना चाहता था, मगर ऑस्ट्रेलिया उसमें बाधा बन गया। बाधा था, वो उससे नहीं हो पाया, इसलिए वह जो फ्रांस से दोस्ती किया, हाथ मिलाया। दोस्ती करने के बाद जो है क्या किया कि उसको क्रीमिया का युद्ध हो रहा था 1853 से 54 ईस्वी तक, तो उसको जाकर के जिता दिया। और फ्रांस के बाद में कहा कि चल दोस्त हमें साथ है, मेरा भी साथ दो। इसका साथ दे करके ऑस्ट्रेलिया को बाहर करवा करके उसको क्या कर दिया? इटली को एकीकरण कर दिया। इसमें योगदान इसी का नहीं था, 3 गो व्यक्ति का था। पहला किसका? मेजनी, दूसरा कितना? काबूल, और तीसरा कौन? गैरिबाल्डी। याद हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये तो आपको क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। ये VVI मार लीजिए, VVI इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट। देखिए आपको जो इंपॉर्टेंट होगा इसमें अभी हम फिर से VVI बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या था। देखिए जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बाधाएं क्या क्या थी। तो जर्मनी को हम तो एकीकरण करेंगे, तो उसमें तो कुछ बाधाएं थी ना, तो क्या क्या बाधाएं थी उसके बारे में समझते हैं। देखिए ध्यान से, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, बहुत सारे बाधाएं थी। निम्नलिखित बाधाएं कहने का मतलब ध्यान से सुनेंगे। 1 नंबर में जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? अभाव। क्योंकि सर जर्मनी में राष्ट्रवाद के भावना के अभाव का मतलब क्या? सब के मानो ना, गौवा में जाता होगा लड़का सब पोलियो मार ले रहता है ना, ऐसे मार लेता है, खेगुरा रहता है, वही बात था। उसके देश के प्रति अंदर जोश नहीं था कि मैं अपने देश के लिए मर मिट पाऊं, मतलब देख होता है ना, तो इस तरह से होता है। तो इसके अंदर क्या है? राष्ट्रवाद की भावना नहीं था, थोड़ा भी नहीं था, बहुत अभाव था। यही पहला यही कारण था। दूसरा कारण था जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। जिसे देखिए जर्मनी जो है पूरी तरह से कौन राज्य था? विखंडित, मतलब खंड खंड में टूटा हुआ था। उसके बाद कहता है कि जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। लगभग 100 छोटे बड़े राज्य थे, 300 छोटे बड़े राज्य थे। तो छोटा बड़ा राज्य था, उसमें अब किसी को क्या मतलब है? वो राज्य में मार रहा है तो राज्य की कौन जरूरी है? तो यही वो दिक्कत था, वही बात था। फिर कहा गया कि देखिए जर्मनी में राजनीतिक
सामाजिक और धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। अब देखिए जर्मनी में ना सब एक दूसरे पर राजनीति के करने लगता था। फलानवा के मारे तो उस समय की मतलब है, मारे दही तो राजनीति के ना कर रहा है। अगर उसको मारा हम भी भीड़ जाते तो उसको तो पानी पिया देते। हमारा पड़ोसिया के मारेगा हम खड़ा रहेंगे तो होगा, अगर हमारा पड़ोसिया के मारेगा हम भीड़ जाएंगे तो उसको मारने देंगे नहीं ना। तो वही बात था। तो इसमें क्या था कि वो वहां पर राजनीति कर दिया, उसके साथ सामाजिक भेदभाव भी चालू कर दिया, उसके साथ साथ धार्मिक कहने का मतलब सोचाएगा हमारा धर्म के न हो ओकरा मारे दही। तो ये सब नहीं करना चाहिए। यही बात है, यही भी इसमें था। इसी के कारण यह जो है एकीकरण में बाधाएं थी। यही फिर ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेपन होने लगा, यही बात होने लगा। तो क्या होगा, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। आप याद रखेंगे कि देखिए जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना का अभाव था। जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जो कि छोटे बड़े 300 में मतलब राज्य जो कथी था विभाजित था। उसके बाद जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समानताएं थी और ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेपन था। बस ये तो 4 पॉइंट याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई बड़ी बात थोड़ी है क्वेश्चन याद करना। बस आप एक बार सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग या आप याद कर लीजिएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि ये क्वेश्चन आ ही गया, मतलब इस टाइप से VVI है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखेंगे, मस्ट VVI। चलिए तो देखते हैं, आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। देखिए 1848 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी के क्रांति के कारण क्या था। अब देखिए फ्रांसीसी जो है उसका क्रांति हुआ तो आखिर क्रांति के मेन कारण क्या है। अगर कोई किसी से मारपीट करता है तो उसका कारण होता है ना, बिना कारण के कोई के मारपीट हो जाता है क्या, नहीं ना होता है। बिना कारण के कोई गरिया देगा नहीं ना, आखिर कोई कारण होगा तब गरियाएगा, कोई कारण होगा तब पीटेगा, यही ना होगा। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं कारण क्या था। उसके कारण ये जो है 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी के क्रांति जो हुआ था उसमें कारण क्या था उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए क्या कारण था। सबसे पहले देखते हैं कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। मतलब निम्नलिखित बहुत 2-3 गो कारण था। देखिए कौन कौन कारण था। पहला कारण समझिए, पहला कारण था कि फ्रांस का शासक लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद करते थे। पहला कारण था। अब मान लो कि यहाँ के राजा हमरा बना देव, हम बन गई नहीं राजा। अब तू सब क्या करब कि तारा सबके देखब ना, हम बड़का आदमी के जोड़े रहब। अब हम गरीब आदमी थे पहले, तू लोग हमको राजा बनाया, हम गरीब के को छोड़ करके अमीर के आदमी के साथ रहेंगे, तो तोरा सबके गुस्सा आएगा कि ना। कहा कि अरे हम राजा बनाए तुमको और तू हमारे त्याग दिया और बराबर आदमी के साथ रहने लगा, थोड़ा सा थोड़ा अंदर होगा ना। तो वही मेन कारण था कि भाई हमने इसको राजा बनाया, ये मेरे साथ छोड़ करके बड़े बड़े आदमी के साथ रह रहा है, बड़े बड़े आदमी के साथ उठना बैठना, और मेरा बात भी नहीं समझ रहा है, मेरा बात भी नहीं समझ रहा है, मेरा दुख भी नहीं समझ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति को रखने से क्या फायदा। तो पहला यही कारण था कि फ्रांसीसी के शासक जो है लुई फिलिप पूंजीपतियों वर्ग के साथ रहना पसंद करते थे, यानी करने लगा था, ठीक ना, पहले नहीं करने लगा। दूसरा कारण यह था कि फ्रांस के राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव था। मतलब फ्रांस के राजनीतिक जो था उसके दल जो था, उसके दल में संगठन बनाया गया, उसमें क्या था, बहुत अभाव था, कमी था, यही बात कहिए। उसके बाद देखिए तीसरा था कि लुई फिलिप की नीति और जनता के उसके प्रति असंतोष। मतलब लुई फिलिप जो था उसका नीति बड़ी उल्लंघन था। मतलब नीति करता था कि जनता के प्रति ना उसके अंदर क्या था, असंतोष था। संतोष नहीं था, असंतोष था कि उसको जनता कुछ भी करे हमको उससे क्या मतलब है, वो इसके अंदर असंतोष था। असंतोष होने के बावजूद देखिए क्या किया कि नंबर 5 तो हद कर दिया। अब देखिए वहां के एक, अब बताइए कि हम यहाँ के राजा बन गए, मेरे विरोध में मतलब मैं यहाँ के सत्ता का मतलब मान लो कि मालिक है, यहाँ के हम मुख्यमंत्री है, तो कोई दूसरा अगर टक्कर में आएगा तो अगर वो टक्कर में आएगा तो हम उसको देखेंगे, टक्कर है तो उसको तो हम विरोध करवे ना करेंगे, हम उसको रोकवे ना करेंगे। तो वही बात है, वो टक्कर में आने से पहले तो वो मतलब भोज करना चाहा तो उसको भोज रोकवा दिया। तो देखिए क्या करना चाहा, देखिए सुधारवादी जो है, सुधारवादी दल के नेता कौन, थियर्स, याद रखिएगा, सुधारवादी एगो दल था, याद रखिएगा, सुधारवादी दल के एगो नेता था कौन, थियर्स था। वह 22 फरवरी 1848 ईस्वी में क्या किया कि मतलब वह पेरिस में
एक विशाल भोजन का आयोजन किया था। मतलब क्या कहा कि हम पेरिस में ना, उसको पेरिस कहते हैं, पेरिस में ना हम एक विशाल भोजन का क्या करेंगे, आयोजन किए करेंगे, और पूरा समाज, पूरा व्यक्ति लोग आएगा खाने, उसको मैं समझाऊंगा, तुम हमारी दल को जिताएगी। यह एक भोज जो है आयोजन किया। अब क्या हुआ, अब लुई फिलिप के देख के तो अंदर से जलन होने लगा कि अरे गरीब के तो भाई भोजन, विशाल भोजन कैले हो, एकरा कैसू भोजन के रोक, कहला सत्ता मेरे हाथ में, तो मैं चाहूंगा तो विशाल भोजन को क्या कर सकता हूँ, रोकवा सकता हूँ, रुकवा सकता हूँ। तो वही किया, क्या किया कि था उसके बाद जिसे फ्रांस के राजा लुई फिलिप ने रोक लगा दिया, इस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो ये गरीब तो एक वक्त के खा लेता, तो इस पर भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो समझ में आया क्या? तो ये मेन कारण था बाबू, याद रखना कि फ्रांस के शासक जो लुई फिलिप बड़े बड़े आदमियों के साथ रहना पसंद करते थे, और फ्रांस के राजनीतिक दलों में कोई अभाव नहीं था। फिर तीसरा पॉइंट है लुई फिलिप की नीति और जनता के प्रति असंतोष था। याद रखेंगे, सुधरवादी दल के नेता थेयर्स ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी के पेरिस में विशाल भोज का आयोजन किया था, जिसको जो है कौन रुकवा दिया, लुई फिलिप चचा ने रुकवा दिया। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, ये क्वेश्चन आएगा ही, याद रख लीजिए, याद रखेंगे, MVVI कह लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है। तो देखिए ये कि देखिए क्या है, ध्यान से देखेंगे। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? ध्यान से देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, उसकी भूमिका क्या थी, सबसे पहले जान लीजिए। तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? अब देखिए, इटली के जर्मनी में वादा कर रहा था ना ऑस्ट्रेलिया, एक ना मतलब मार के 2-3 झापट बेलगा दिया था, कौन, फ्रांस और कौन काबूल ने दोनों मिल करके। योगदान तो उनको रही तनका खानी गरीबल्टी चाके और के करा, हाँ याद रखेंगे। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। जो भूमिका थी उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इटली जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रेलिया की शर्त पर हुई थी। मतलब एक शर्त रखा गया था कि शर्त पर ही होगा, किसका एकीकरण, तो इटली और जर्मनी का एकीकरण एवं ऑस्ट्रेलिया जो है एक शर्त पर हुई थी। कि देखिए, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को इटली एवं जर्मनी से बाहर करके ही दोनों देशों का एकीकरण संभव था। कहने का मतलब इटली और जर्मनी दोनों एक देश था, ये दोनों पर केकर प्रभाव था, तो ऑस्ट्रेलिया के एकरो पर राज करता था, एकरो पर राज करता था। सब व्यक्ति चाहता था कि इसको अलग कर दे, इटली को अलग कर दे, और किसको अलग कर दे, फ्रांस नहीं, जर्मनी को अलग कर दे। अब ये दोनों को अलग करने के लिए पहले ओकर बाप के मारना पड़ेगा, दूगो बेटा को अलग करने के लिए उसको बाप के को मारना पड़ेगा, और बाप को मार देंगे, बब्बा जब नहीं रहेगा, क्या कि बब्बा जो है उसको बेटवा के समोट के रखता है कि नहीं भाई तोरो शासन, तोरो मतलब मान लो कि घोड़ा चलाता है कोई, घोड़ा पर घोड़सवार जब बैठता है तो उसका लगाम अपने हाथ में रखता है, ताकि घोड़ा को जब चाहेंगे तब ब्रेक ले सकते हैं। इसलिए वह क्या किया था कि घोड़ा के लगाम को अपने हाथ में रख लेता। यानी किसका, इटली को और जर्मनी को, मतलब दोनों के लगाम हाथ में रख लेता कौन, तो ये कौन चचा, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला व्यक्ति जो है, ये दोनों का घोड़ा के लगाम हाथ में था कि दोनों को टच से मस नहीं होने देता था। दूसरा व्यक्ति 3 गो आया, कौन कौन पता है, काबूल, गैरिबाल्टी, मेजनी, तीनों आया। तीनों कहा तो इसको अलग किया जाए, कैसे होगा, तो कहा कि तीनों आदमी कितनों कुछ कर लेंगे ना तो ये नहीं होने वाला। कह रहा कि एक जो है हाथ के हाथ में लगाम है घोड़ा के, तो ऑस्ट्रेलिया के पहले ऑस्ट्रेलिया के मारने के बाद उसको हटाओ और तब जाकर के दोनों को अलग कर हो सकता है। तो कहा ऐसा बात है, हाँ तो चलिए करते हैं। तब कहा कि ठीक है, तो इटली और जर्मनी को, दोनों प्रांत को, ऑस्ट्रेलिया को क्या किया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद इसको क्या किया, बाहर करके दोनों देशों का एकीकरण संभव था। इसलिए दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने के लिए दूसरे देशों की सहायता लिया था ना, फ्रांसवा से दोस्ती के हाथ बटा के, तो वही किया। तो दूसरा देश से सहायता लिया कि हो हमारा से तई न हो सड़ होते, तो तू अपनो सेना भेजा ना, तब मिल करके बाहर कर दिले।
तो वही बात था, तो यही हुआ। तो क्या ये याद हुआ? देखिए कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐसे कर दीजिएगा कि इटली और जर्मनी को एकीकरण मतलब ऑस्ट्रेलिया के एक शर्त पर हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले बाहर करना था, तब जाकर के तब बाहर हुआ। तो बाहर करने के लिए दूसरा देश से क्या करना था? उसको सहायता मांगना था, सहायता लिया, फ्रांस वाला सहायता दिया, तब जाकर के इसका एकीकरण संभव हो पाया, नहीं तो हो पाता क्या? नहीं ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। यही क्वेश्चन रहते देख, क्वेश्चन सेम लिखल रहता उनकी एग्जाम में, तो नजर यह क्वेश्चन पर रह के चाहिए कि गैरीबाल्डी के कार्यों को चर्चा करिए, क्वेश्चन आएगा इस बार, याद रख लेना, इस चीज को ध्यान रखना बुआ। तो देखो गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें, तो देखिए चाहे ऐसे करके चाहे ऐसे भी क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावे। आपसे क्वेश्चन सुनो बुआ, क्वेश्चन पूछेगा कि इटली के एकीकरण करने में गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावे। आपको कह सकता है कथी, सेम क्वेश्चन लिख देगा, गैरीबाल्डी के जगह पर मेजनी का कथी कहेगा, कहेगा कि मेजनी का योगदानों को बतावे। फिर कह सकता है काबूल के योगदानों को बतावे, और तीनों के अलग अलग था। याद रखिएगा, मेजनी दूगो संगठन बना करके, दूगो दल, एगो यंग यूरोप और एगो यंग इंडिया, ये दोनों दल यंग इटली, ये यंग इटली बना करके क्या किया था, ये दोनों बना करके वह क्या किया था, वह जो है अलग करने का सोचा। ये एक और कौन, गैरीबाल्डी के अभी तो बता ही रहे, ये पेशे से नाविक था, और कौन काबूल कैसे किया सब पता है, दूसरा देश की सहायता ले लिया, यही बात है। तो देखिए अब हम लोग गैरीबाल्डी के बारे में समझते। देखिए गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, नाविक का मतलब समझ रहे हैं, कौन सी होता है, नाव खेवे वाला, नाव चलावे वाला ना, नैया चलावे वाला। बचपन में हम लोग नैया को लेकर के पानी में चलाते थे, तो हम लोग भी नाविक थे। बचपन में कौन कौन नाव चलाया था बताओ तो, इसमें कौन कौन चलाया था बचपन में नाव? मेरा तो नाव सबसे आगे रहता था, चलाते थे ना, 5-7 को हम 3-4 भाई बहन थे, सब चलाते थे। तो अगना में हमारा पानी आ जाता था, तो सबसे आगे मेरा नैया रहता था एनी टाइम। जान लीजिए यह इसी को हम क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाविक। तो ध्यान से देखिए, इसे इटली के एकीकरण, चलिए देखिए इधर ध्यान से सुनेंगे। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता बुआ, याद रखे ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक, याद रखिएगा क्या था बाबू, नाविक। गैरीबाल्डी जो पेशे से क्या था, नाविक, याद रखेंगे नाविक था। ध्यान से सुनेंगे, वह जो है गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, जिसे इटली का एकीकरण करने के लिए तलवार कहा जाता है। मतलब गैरीबाल्डी को कथी, तलवार का श्रेय दिया गया था, तलवार कहा जाता था, क्योंकि वह तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। इसलिए वह यंग इटली की सदस्यता ग्रहण की और क्रांति गतिविधियों को तेज कर दी। मतलब क्या कर दिया, तेज कर दी, जिसके कारण उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। जिस सजा को सुनकर गैरीबाल्डी भागकर विदेश चला गया और 1848 में फिर वह इटली वापस आकर के इटली के एकीकरण के लिए युद्ध का शुरुआत की और दक्षिण इटली को जीतकर बिना किसी संधि के विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया और एक साधारण किसान के भांति अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा। जिस त्याग और बलिदान की भावना को देखकर लाला लाजपत राय इसकी जीवनी लिख डाला। कौन सी लिख डाला, इसकी जीवनी लिख डाला। अब फिर से समझिए एक बात, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, इसके बारे में समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया, याद रखेंगे कि इसको जो है मतलब क्या कहा जाता है, तलवार, एकीकरण का तलवार कहा जाता है। यह तलवार चलाने में बहुत माहिर था, मतलब इतना माहिर था कि राम एक सामने जोन आए उसको गर्दन उड़ा देता था। तो तलवार चलाने में बहुत ही माहिर था। वह क्या किया, यंग इटली का सदस्यता, यंग इटली किसका संस्थापक, कौन इसका संस्थापक है, मेजनी है, उसके यंग इटली का सदस्यता यह क्या कर लिया, हासिल कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसमें जुट गया। और जुट करके उसमें जितना व्यक्ति था उसके अंदर इतना ऐसा बात बोला मोटिवेशनल कि अंदर से पावर उठा दिया और उसको जो है एकीकरण करने के लिए उसको मतलब पूरा अथी कर दिया। जब अथी हुआ ना तो लास्ट में क्या किया
जब अति किया तो लास्ट में उत्तेजना किया तो इसको जो वहाँ का सरकार जो है इसको मृत्युदंड की सजा सुना दी। जब मृत्युदंड की सजा सुनाई तो ये क्या किया कि यह भाग करके विदेश चला गया। कहाँ कर चला गया? विदेश भाग करके चला गया। फिर वापस हुआ कब आता है? 1848 ईस्वी में वह वापस आता है और वापस आने के लिए फिर से वह इटली को क्या किया? एकीकरण कर दिया। उस समय एकीकरण हो कौन सा? तो दक्षिणी इटली के किया था। दक्षिणी इटली का एकीकरण किया और एक किसान के भांति, किसके? किसान के भांति जो विक्टर एमानुएल को सौंप दिया। उसके बाद एक किसान के भांति जो है सादा जिंदगी जीने लगा। इसका त्याग देख करके, बलिदान देख करके लाला लाजपत राय ने इसकी जीवनी को लिख डाला। यही तो बात है और कुछ नहीं है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको पूरा समझ में आएगा बाबू। तो क्या ये सब बस खाली आप बने रहे क्लास में, आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। VVI इसको कहते हैं, MVVI मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों में पूछा जाएगा, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए, तो हमने आपको ये बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। चलिए, वो भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है से। आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। देखो, ये क्वेश्चन को 3 तरीका से पूछा गया है। क्या तरीका से पूछा गया है? 3 तरीका से, याद रखिएगा। अब कौन तरीका तोरा में पूछेगा, ध्यान दे लीजिएगा। देखिए क्या है से। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण हुआ था तो बिस्मार्क की क्या भूमिका था इसमें? बिस्मार्क चचा के क्या भूमिका था? या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? कौन सी नीति अपनाई? बाबू, कौन सा नीति अपनाया था? तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण पर निबंध लिखिए। तो जर्मनी के एकीकरण पर क्या करना है हमको? निबंध लिखना है। तो चलिए हम निबंध के बारे में भी समझते हैं और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो देखिए क्या है इसे। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की है, क्योंकि बिस्मार्क का सोचना था कि जर्मनी का एकीकरण का समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं होगा, इसका तो एकीकरण रक्त और लौह की नीति से होगा। रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। याद रखेंगे, कौन किया था? बिस्मार्क किया था, याद रखिएगा। तो उन्होंने इस चीज को सोचा और जाना। कौन? तो बिस्मार्क। देखिए, तो कहा गया, ध्यान से देखेंगे कि ध्यान से सुनेंगे कि इसका एकीकरण रक्त एवं लौह की नीति का से होगा। इसलिए बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किए। कै गो युद्ध किया? 3 गो युद्ध किया। प्रथम युद्ध किया 1864 ईस्वी में डेनमार्क के। याद रखिएगा कि डेनमार्क के युद्ध कब हुआ था? किसने किया था? बिस्मार्क। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके साथ दूसरा युद्ध कब किया था? 1886 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि सेडवा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? देखिए, एगो सेडवा होता है, एगो सेडोनो होता है। हाँ, याद रखिएगा। सेडवा का युद्ध कौन किया था? अरे, सेडवा का युद्ध कौन किया था? बिस्मार्क। किसके साथ किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। उसके बाद जिस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से पराजित हो गया, ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया? बुरी तरह से हार गया और जर्मनी क्षेत्रों पर उनका प्रभाव समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव उसका जर्मनी क्षेत्र पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था कौन? तो ये बिस्मार्क। और उधर इटली की तरफ से कौन? तीनों याद रख लिया। चलो, तब हो गया। तब जाकर जर्मनी का एक तिहाई एकीकरण शेष बच गया। मतलब एक तिहाई बच गया। एगो तो हो गया था पराजित, जिसके लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध
फ्रांस के साथ भी युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध किया था? फ्रांस के साथ युद्ध किया था। 19 जून 1870 ईस्वी को करना पड़ा। याद रखिएगा। बिस्मार्क ने तीसरा युद्ध किसके साथ किया था? फ्रांस के साथ। कब किया था? 70 ईस्वी। कहेगा कि बिस्मार्क तीसरा युद्ध किसके साथ किया था? दूसरा युद्ध किसके साथ किया था? पहला युद्ध किया था किसके साथ? दूसरा सिरवा के साथ न किया था। ऑस्ट्रेलिया जो है दूसरा किया था। पहला जो है प्रथम युद्ध किया था डेनमार्क के साथ। किसके साथ? डेनमार्क के साथ पहला कब किया था? 1800। ये सब नोट पॉइंट में लिख लेना। और उसके बाद दूसरा युद्ध 66 में किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो सेडाउन के साथ। और तीसरा जो है और किसके साथ किया था? फ्रांस के साथ किया था। याद रखिएगा। उसके बाद वियतनाम में किया था। उसके बाद कह रहा है कि जिस युद्ध को सेडाउन का युद्ध कहा गया है, जिस युद्ध में फ्रांस की पूरी तरह से हार हुआ। 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपसे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में ना। तो संधि के द्वारा दो राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। तब जाकर के 1871 ईस्वी में जर्मनी का पूरा एकीकरण हुआ। और सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन और दूसरी यूरोपियन महाशक्ति का जर्मनी का जन्म हुआ। एक महाशक्ति का पतन हुआ, खत्म हुआ, तो एक महाशक्ति का जन्म हुआ। याद रखिएगा कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। इस युद्ध को अब फ्रैंकफर्ट के भी संधि के नाम से जाना जाता है। इस चीज को याद रखिए। 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। याद रखिएगा। अगर